बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने दोस्तों के साथ। इस्लामाबाद में आया था तो ज़ाहिर इस्लामाबाद है, फिर दोस्तां नाल मुलाकात, फिर माहौल गर्म तो फिर मेरा मतलब सारा कुछ नरम गर्म है। तो ये चूँकि अदालतों का मामला ज़ेरे बहस है, बेंच क्या होता है, लकड़ दा होंदा पत्थर दा होंदा है, केड़ा होंदा है, ठीक है जी। और वो कहते हैं फुल कोर्ट होनी चाहिए। फुल कोर्ट का क्या मतलब है? मैं क्या सारियां गल्लां नहीं ना आसान लफ्ज़ां दे और ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था, काफ़ी सारे सवाल ने। तो आप मेरा ख्याल है सबको जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी चूँकि फ़र्ज़ है मुझके मेरे ऊपर कि मैं तारफ़ करवा दूँ क़य्यूम सिद्दीकी साहब, मतीउल्लाह जान साहब और हसनात मलिक साहब। तो सर जी अपना दसो की हो रहा बेंच जड़ा है ये, हमने तो बेंच किसी ने पूछा ना कोर्ट रिपोर्टर से ਅਸੀਂ लाहौर तो उन्होंने पूछा कि जी वो बेंच टुट गया है तो साहब नहीं उन्हें क्या ऐतकी चंगी लकड़ का बनावांगे, राशिद अजीज साहब ने क्या। तो ये बेंच वाला मामला थोड़ा सा समझाएं। और फिर ये आज एक बंदा क्रेडिट दे रहा था हसनात साहब को और हैं जी लाइक माइंडेड हम ख्याल उन्होंने कहा कि जी कि ये हसनात साहब ने इन्होंने खुल के गल की थी ये तो सर क्या बात तुसी आप जो बात आपने बहुत पहले कही थी अब वो मतलब हुण रोले पै गए रौला देखो गल है कि हुण अज सारे कहण रहे ने कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं ये काफ़ी अरसे से कह रहे हैं। हम ये पिछले एक तवील अरसे से जो कोर्ट को कवर कर रहे हैं, हसनात साहब हैं, मतीउल्लाह जान हैं, मैं हूँ, हम ये कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है। ये लाइक माइंडेड जजेस जो हैं वो AQS लाइव के अंदर हसनात साहब ने ये टर्म जो है ना यूज़ किया था, फिर इसके बाद उन्होंने लिखा भी है उसके ऊपर। हम फिर मतीउल्लाह जान ने उसको उर्दू तर्जमा किया, इसने ट्वीट की हम ख्याल जजेस की। तो वैसे तुसी भी सारे ਤੁਹਾਡੇ इल्ज़ाम तो हम ख्याल लांदे ਤੁਹਾਡੇ ते हम भी हम ख्याली है ना, मतलब इसमें वो कोई बात तो नहीं है, लेकिन हम ख्याल हम किसी और चीज़ के ऊपर हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के ऊपर होना चाहिए। तो आइन को तरमीम का इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट को ही है, अदालत को नहीं है। अब ये जो सारा कड़मास जिन्होंने पंजाबी तुसी कहंदे हो ना, ये 63A दी इंटरप्रटेशन तो पिया। अच्छा 63A की इंटरप्रटेशन वो सदारती ऑर्डिनेंस है जो दाखिल होने से पहले उमरता बंदयाल साहब और मुनीब अख्तर साहब ने फिक्स कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने देखा इसके ऊपर और जज साहबान आ गए। उसमें उमरता बंदयाल साहब भी थे, इजाजुल एहसन साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे। ये तो तीन जो है ना, ये तीन के बेंच जो हैं इनको हम ख्याल बेंच कहा जाता है। इससे पहले एक खुशाब ग्रुप हुआ करता था, जो जज साहिबान आपको देखे खुशाब में जाया करते थे, और ये उसी का ही एक वो रिटायरमेंट के बाद नया धड़ा, हाँ मतलब वो साकिब निसार साहब खुशाब में नहीं, वो आपको याद होगा पनामा जजमेंट के बाद जो है वो फिर बहुत सारे पनामा बेंच के जजेस और ये जजेस खुशाब गए थे आउटिंग के लिए। वो कश्तियों के अंदर उमरता बंदयाल साहब के फार्म हाउसेस, वो बड़ी बहुत लंबी चौड़ी कहानी। तो वो खुशाब ग्रुप था पनामा बेंच में, जब जजेस ने फतह की हासिल की, फिर उसके बाद वो इंटरटेनमेंट के लिए जो है खुशाब गए साकिब निसार साहब की सरबराही में। तो अब ये जो है अब फिर उसके बाद हमने देखा कि पार्टी हेड को निकालने का फैसला आया नवाज शरीफ साहब को। पनामा बेंच के अंदर इजाजुल एहसन साहब थे, सईद अजमत सईद शेख साहब थे और दूसरे थे। इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार देने वाले जो है वो साकिब निसार, उमरता बंदयाल और फैसल अरब थे। फिर पार्टी हेड से निकालने में साकिब निसार साहब, उमरता बंदयाल साहब, इजाजुल एहसन साहब थे। और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बनी गाला रेगुलराइज करने का है और तीसरे हैं। और फिर ये हम मुसलसल देखते हैं कि 184 की पिटीशन डली नहीं, उधर बेंच बना और उसमें इजाजुल एहसन साहब, और उसमें मतलब है कि इजाजुल एहसन साहब की जो हैसियत है वो ऐसे है जैसे सालन में आलू की होती है कि हर सालन च आलू पाया जाता है। तो ये मतलब फिर एक ये सेट के भी 3 ही जज साहबान हैं जो इस किस्म के केस सुनेंगे, और जो सीनियर जजेस हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के अंदर खोसा साहब ने कहा था कि सीनियर मोस्ट जजेस होंगे 5, वो सुना करेंगे केस, उसको भी जो है ना दगरगूद किया गया। और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी के पिक एंड चूज़ करके, लेकिन जूनियर जजेस कहते हैं कि जी कि ये इख्तियार तो चीफ जस्टिस का है। की कहते हो तुसी कि वो देखें, अख्तियार तो चीफ जस्टिस का है, मगर अख्तियार जो सवाबदीदी होता है उसको इस्तेमाल करने का कोई असूल, कानून, कायदा तो होना चाहिए। अब जिस तरह वज़ीर आज़म के बारे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया, बल्कि इन्हीं मुअज़्ज़ज़ जजों ने कहा
कि वफाकी हुकूमत से मुराद काबीना की मंजूरी के साथ किए गए फ़ैसले हैं और वो काबीना से मंजूरी लें। मतलब वज़ीर आज़म के हाथ बांध दिए कि आप वफाकी हुकूमत नहीं है, काबीना है। मगर जब बात 17 जजों की आती है तो वहाँ पे चीफ़ जस्टिस जो अपने उमर अताब बंदयाल हैं या उनसे पहले चीफ़ जस्टिस गुलजार थे, तो उनके दौर में ये करार दिया गया कि सुओ मोटो लेने का अख्तियार सिर्फ चीफ़ जस्टिस का है। सोल अथॉरिटी ये लफ्ज़ यूज़ किए गए कि वाहिद बाख्तियार बंदा जो है चीफ जस्टिस है जब सुओ मोटो लेगा। तो बेंच बनाने, हाँ बिल्कुल, बेंच बनाने का अख्तियार बिल्कुल चीफ जस्टिस के पास होगा। मगर ये कहीं नहीं लिखा कि वो घर में बैठे हुए आधी रात को सोते जागते हुए वो बेंच बना लेगा और सोच लेगा। इसका मतलब ये है कि चीफ जस्टिस को भी कम से कम सीनियर जजों से मशवरा कर लेना चाहिए कि इस बेंच में किसको बिठाना चाहिए। फिर ये देखना चाहिए कि सूबों की उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। आइनी मामलात में फुल कोर्ट बनाने चाहिए। हम तो नहीं कह रहे चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस का अख्तियार ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बेडरूम में या किसी और छोटे कमरे में बैठ के वो ये फैसला कर ले कि हाँ फलां जज जो है वो इस बेंच का हिस्सा होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये अख्तियार को जो है मुनसफ़ाना तरीके से, और फिर इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता दिखना भी चाहिए। अब इसीलिए तो ये बेंच बनाने का जो अख्तियार है मतनाज़ा हो चुका है और इसीलिए मुतालबा हो रहा है कि फुल कोर्ट बनाई जाए। कोई अर्ज़ नहीं है, यहाँ पे आप 3 जजेस बैठ के 400-500 के मुंतखब अरकान के ईवान की क़यादत के फैसले आप करते हैं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे यार, मतलब 22 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमतें गिराते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, उनको रोस्टरों पे बुलाते हैं, स्पीकर्स को, डिप्टी स्पीकर को। और दूसरी तरफ आप जो हैं वो अपने अख्तियार के ऊपर कोई असूल, कोई कानून, कोई कायदा भी नहीं बनाते। तो इसको अख्तियार को इस्तेमाल मुनसफ़ाना तरीके से करना चाहिए। और माजी में भी चीफ जस्टिस फ़र्द वाहिद ने जब भी ये अख्तियार इस सियासी अंदाज में इस्तेमाल किया है, ख़ास तौर पे सियासी मामलात के ऊपर, जिसके अंदर तो असूली तौर पे पढ़ना ही नहीं चाहिए जजों को, तो कम से कम फिर ये अख्तियार का कोई असूल बनाना चाहिए। हसनात साहब, ये मतलब जो असूल है सुप्रीम कोर्ट को जो रेगुलेट करना है, ये पार्लियामान का काम नहीं है, मतलब वो क्यों नहीं मत कर दे? देखिए, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है ये सीलिएंट फीचर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी यानी जुडिशरी के हवाले से कोई भी लेजिस्लेशन इवन 2/3 से भी होगी ना, तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। तो ये अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ठीक है खुद ही कर लें, लेकिन 2 साल आप मुझे बताएं कि ये किसी महज़ब जमहूरी माशरे में ये हो सकता है? देखें, वो अब इसमें वो कहते हैं जी एस्टैब्लिश जूरिस्प्रूडेंस है। इवन हमने मार्शल लॉ के दौरों में जो एंडोर्स किया है मार्शल लॉ के जो जिन जजमेंट में एंडोर्समेंट दी, वहाँ उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ना छेड़े, बाकी तुसी जो करना कर लो, यानी मतलब जजेस की अपॉइंटमेंट में हमें देंगे वो जो नसीम हसन शाह साहब ने कहा। तो मसला ये है कि चलें आप खुद ही कर लें, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा। फुल कोर्ट मीटिंग सुप्रीम कोर्ट की 2 साल से नहीं हो रही। चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस, यही। और हर चीफ जस्टिस जो आता है वो अपनी एक लेगेसी बनाता है। किसी ने कहा मैंने डैम बनाना है, किसी ने कहा मैंने 80 का कराची बहाल करना है, नस्ला टावर गिराना है, ये करना है, और उसके बाद अगला चीफ जस्टिस उसकी वो सारी लेगेसी को गिव अप कर देता है, वो अपने मामलात में चलता है। तो ये सूरत तमाशा हो गया ना, तमाशा। कह रहा हूँ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हर एक को, पूरे पाकिस्तान में हर एक चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इनके इख्तियारात डिस्क्रिशन, लेकिन जितना इख्तियारात अपने पास रखे हैं और ख़ासकर चीफ जस्टिस ने रखे हैं, मेरा ख्याल है कि इतने किसी मोटा सा सवाल है, ये मुल्क जजां दा है, मुल्क जजां दा, फौजियां दा है या ਤੁਹਾਡਾ मेरा, यानी ਤੁਹਾਡੇ मेरे तो मुराद है आवाम दा? मुल्क सबका ही है। आइन क्या कहता है? आइन कहता है कि हाकमियत अल्लाह की, इख्तियार अल्लाह का, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए बतौर एक अमानत के वो चलेंगे, और हम वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान इस निज़ाम को चलाने के लिए एक हम अदलिया बनाएंगे, एक इंतज़ामिया बनाएंगे और एक मुकन्ना बनाएंगे, ठीक है। और फिर अब पाकिस्तान के अवाम ने इन तीनों को इख्तियारात दिए। अब इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिल्कुल होनी चाहिए, पार्लियामेंट की सुपरमेसी बिल्कुल होनी चाहिए। एग्जेक्टिव की इंक्रोचमेंट्स को रोकने के लिए, एग्जेक्टिव एक ऐसा जिन है कि जो कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि पावर सारी इख्तियार उसके पास है, तो उसका हाथ रोकना है किसने रोकना है? वो रोकना है अदलिया ने, रेफरी तो है, इसलिए जो है आम शहरी और एक रियासत के दरमियान। अब रियासत की जो आइन के तहत डेफिनेशन है उसके अंदर जुडिशरी नहीं है,
वो क्यों नहीं है? वो इसलिए कि वो इनसे बालातर है। बालातर हो कि आपका एक मुक़द्दस ओहदा बन जाता है कि आपने इंसाफ करना है, अदल करना है। जो आपकी इमारत की तख्ती पर आपकी पेशानी पे लिखा हुआ है, और अदल करते हुए ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए। यानी कि जुडिशल जो ज़ाब्ता इखलाक है जजेस का, उसमें तो ये भी है कि आप चेयर को इस तरीके से, इस आहिस्तगी से आकर अदालत के अंदर बैठें कि उससे उस लिटिगेंट जो है वो खौफजदा ना हो। ठीक है, तो इतनी एहतियात और ये सारा कुछ है। लेकिन हमने यहाँ ये देखा है कि जुडिशल इंडिपेंडेंस और जुडिशल रिव्यू के नाम पर पार्लियामेंट का इख्तियार और एग्जीक्यूटिव का इख्तियार उसके अंदर इंक्रोच किया गया। और अपनी यहाँ तक कि जुडिशल अपॉइंटमेंट जो सबसे अहम चीज़ है कि जज कैसे बनने हैं और किसने बनाने हैं, वो भी डिस्क्रिशन चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी हुई है और मुतलका उसके पास रखी हुई है। ठीक है, एक अब उसके बाद एक बन गया का इख्तियार वापस किस तरह आएगा, सवाल ये। मुकन्ना जब तक खड़ी नहीं होगी, लेजिस्लेचर खड़ी नहीं होगी, तब तक नहीं आएगा। वो आइन तब्दील करें, वो डिवाइडेड है। अब जिस तरह देखें, पहले स्पीकर रूलिंग आई तो इमरान खान साहब कहते थे कि अदलिया में उन्होंने कहा था कि फुल कोर्ट बनाएं, जब उनके खिलाफ आया तो अब वो अदलिया के साथ हैं और जो पीडीएम के लोग हैं वो एक साइड में हैं। तो जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होंगे तो मेरा ख्याल है रिफॉर्म। सियासतदान तो इकट्ठे कभी होने भी नहीं चाहिए, नहीं होने भी चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि उनको इकट्ठे करना, कुछ चीज़ों की बात नहीं है। लेकिन ये सियासतदानों के इख्तिलाफात को, सियासतदानों के इख्तिलाफात को आप वजह नहीं बना सकते किसी भी गैर आइनी इक़दाम की। ठीक है, और ना ही ये कोई फार्मूला है कि सियासतदान इकट्ठे हो जाएं। ये वैसे ही है जैसे सारे मुल्क जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा में इकट्ठे हो जाएं और एक हो जाएं, इस तरह मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, क़य्यूम सिद्दीकी ने एक बात की थी कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास तमाम वसाइल होते हैं, उसको रोकना अदलिया का काम है। उसको रोकना अदलिया का काम नहीं है। एग्जीक्यूटिव को रोकना अदलिया का काम नहीं है। अदलिया का काम है आइन और कानून की तशरीह करें। सुने, इनजस्टिस भी हो रहा है तो सबसे पहले उसको सिविल सोसाइटी ने रोकना है, उसके बाद अपोजिशन जमातों ने उसको रोकना है, उसके बाद मीडिया ने उसके ऊपर बात करनी है। ये सारे फिल्टर से गुजरने के बाद अदलिया आखिरी एक बाउंड्री होती है जहाँ पे सब लोग जाते हैं। लेकिन पहले मुआशरे ने अपना किरदार अदा करना है। और दूसरी बात, बालादस्त जो है वो पार्लियामेंट है, वो अदलिया बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं मानता। क़य्यूम ने यह भी कहा कि ये बालादस्त है, सब नहीं, बिल्कुल बालादस्त नहीं। सुप्रीम पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट बालादस्त है। नहीं, देखिए ना, आपने कहा ये इसको ऊपर रहना चाहिए क्योंकि ये सारे इदारों से बालादस्त है, हटके। नहीं, मेरे ख्याल में पार्लियामेंट सुप्रीम है। और पार्लियामेंट इसलिए सुप्रीम नहीं है कि सारी पार्लियामेंट को मुत्तहिद होना चाहिए, वो इसलिए सुप्रीम है कि वो तमाम इख्तिलाफात आइनी हदूद के अंदर उन पर बात करे, उनका हल निकाले, कानून साजी करे और इख्तिलाफात को वो सपोर्ट करे। ये ना हो कि इख्तिलाफात को दबा दें। तो इस हवाले से चेक एंड बैलेंस का ये जो निज़ाम है उसमें पार्लियामेंट सुप्रीम इसलिए है कि ये आइन साज इदारा होता है, ये कानून साज इदारा होता है और इसने लोगों के हकूक़ के लिए आइन बनाना होता है, कानून साजी करनी होती है। और अदलिया की अहमियत यह है कि उस आइन की तशरीह करते हुए इंसानी हकूक़ के नफाज को यकीनी बनाना होता है। तो मेरे ख्याल में अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हदूद में रह के काम करो, ये जो खला पैदा होता है, पहले इस्टेब्लिशमेंट ने 75 साल में जो एग्जीक्यूटिव है हमारे, जो वज़ीर आज़म हैं, उनको ब्लैकमेल किया, उनको प्रेशराइज़ किया, उनको प्रोसिक्यूट किया और जिससे जो खला पैदा हुआ इस्टेब्लिशमेंट खुद आ गई। और जब इस्टेब्लिशमेंट खुद न्यूट्रल हो जाती है तो जजेस आ जाते हैं, बीच में घुस जाते हैं उस खला के अंदर और कहते हैं हमसे बड़ा कोई फन खान नहीं है। मेरे ख्याल में ये फन खानी वाली जो सोच है, अगर हमारे जर्नैल और जजेस छोड़ दें तो अल्टीमेटली जो पार्लियामेंट का इदारा है वो बासानी अपनी जिम्मेदारियाँ निभा सकेगा। सही है। अच्छा सर जी, हसनात साहब, अगर कल आपको पता है ना कि वो आ गई है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सुबह हमने पिटीशन फाइल करनी है, पीडीएम ने फुल कोर्ट के लिए, तो आपको उसकी फेट क्या लगती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक तो ये है कि अगर जजेस अवेलेबल ही नहीं है, 7 जजेस टोटल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद रजिस्ट्री में, अगर फुल कोर्ट एक्सेप्ट होती है दरख्वास्त तो ये फिर जो है वो मामला हफ्ता 2 हफ्ते के लिए भी जा सकता है। तो उनको बुलाया जा सकता है। कोयटा 3 जजेस हैं, 2-3 छुट्टी पे बैरून मुल्क हैं और 4 असामियाँ खाली हैं। प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि फरवरी चल रहे ना, कोरोना, ये तो बनते ही ना, फरवरी बुलाए जा सकते हैं। हाँ, ये बात भी है कि 2 महीने की छुट्टियाँ वीडियो लिंक के जरिए शामिल हो सकते हैं। 15 दिन बाद समाअत करने को क़यामत आ जाएगी। जजेस वीडियो लिंक के जरिए शामिल हो सकते हैं। वीडियो लिंक के जरिए जजेस शामिल हो सकते हैं। सारे काम वीडियो लिंक पे हो रहे हैं। बात ये है कि चीफ जस्टिस की भी फरवरी
अभी से जजेस की अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रही। 4 सीटें खाली हैं, 5वीं भी अभी 14 अगस्त को खाली हो जाएगी। अब उनकी वो चीफ जस्टिस इस वक्त मिनॉरिटी में है, उनको 2 गवर्नमेंट के वोट चाहिए, अटॉर्नी जनरल का, लॉ मिनिस्टर का, जुडिशल कमीशन। अब देखना होगा, 28 को मीटिंग है। जो मुझे लग रहा है कि इस केस को थोड़ा प्रोलॉन्ग किया जाएगा। मेरी जो असेसमेंट है कि क्योंकि अगर ये तीसरी अटैम्प्ट होगी चीफ जस्टिस की, 2 दफ़ा जुडिशल कमीशन सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के मामले में आया, लेकिन वो अप्रूवल नहीं हो सकी क्योंकि वो मिनॉरिटी में थे चीफ जस्टिस साहबान। यहाँ भी अगर होती है तो ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक, क्योंकि अगला 14 अगस्त को तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का मेंबर हो जाना, तो फिर तो इम्पॉसिबल है। और उन जजेस की और बार की ये डिमांड है कि आप अपनी मर्जी के 4-5 हैं, 4 ले लें, एक जस्टिस अजहर मिनल्ला को भी ले लें। अब बेंच की जो है पॉलिटिक्स, उसकी वजह से नेशनल पॉलिटिक्स जो है उसमें उसके रंग आ रहे हैं। देखिए ना, बात यह है कि ये सारा हुआ ये कि एक गलत इंटरप्रिटेशन से जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह रहे हैं कि 63A के अंदर आपने रीराइट किया है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, उसके ऊपर ना आपने रीजनिंग दी है। माइनॉरिटी जजेस अपनी रीजनिंग भी दे बैठे हैं। मेजॉरिटी जजमेंट जिसके अंदर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया अकॉर्डिंग टू द 2 ऑनरेबल जजेस, उसके बाद आप अपनी रीजनिंग भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और आपने वही नुक्ते के ऊपर जो 25 लोग डिफेक्ट करके गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट किया, उसकी अपीलें पड़ी हैं, वो आप नहीं सुन रहे। आपको पता था कि 22 जुलाई को इंतखाबात होना है और उसके बाद अगर होगा तो क्या आप उस फैसले को इनफ्रक्चुअस होने का इंतज़ार करते रहे कि हाँ जी इलेक्शन हो जाए, फिर हम कहेंगे वो तो इलेक्शन हो गया, इनफ्रक्चुअस हो गए। तो ये इसका कौन जिम्मेदार है? तो वो इस नुक्ता एक ही है, पार्टी हेड के डायरेक्शन। फिर तो वही मैं कह रहा हूँ कि डिटेल रीजनिंग नहीं आई है और रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट हो रहा है। इलेक्शन हो चुके हुए थे, 3 महीने के बाद आपने अब जजमेंट कहूँ, ओपिनियन कहूँ, उसको मैं कहूँ क्या, मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि 183 की जुरिस्डिक्शन भी है, 187 की जुरिस्डिक्शन भी है, 186 की जुरिस्डिक्शन भी इस्तेमाल की भी है। तो नोवल आइडियाज़ हैं हमारे पास। अब ये जैसे कि कासिम सूरी साहब ने आर्टिकल 5 को बुनियाद बना के नो कॉन्फिडेंस किया था, इसी तरह से कल भी हेयरिंग के अंदर यही हुआ ना, उन्होंने कहा जी उसको दोस्त मजारी को उसी तरह समझ आई जिस तरह आपने इनका आर्टिकल 63 ये समझा है। बिल्कुल। असल बात यह है कि एक मंतक क्या थी 63A के अंदर 5 जजों में से 3 जजों ने कहा कि जो वोट पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसको शुमार नहीं करना। और उस फैसले के अंदर मुख्तसर हुक्म के अंदर जजों ने यह भी कह दिया, 3 अक्सरियती जजों ने, कि आर्टिकल 17 जो है वो सियासी जमातों को हुक्मरानी का हक देता है अगर उनको अवाम का मैंडेट मिला है। अच्छा, ये आर्टिकल 17 की तशरीह करते वक्त तो सियासी जमातों की अहमियत थी, पार्टी वोट का मतलब है कि आर्टिकल 17 कहते हैं जो एमएनए का वोट है वो पार्टी का वोट है। एग्जैक्टली, और वो राइट ऑफ पार्टी है और वो वोट जो अवाम देते हैं के जो वोट है चौधरी शुजात दे वोट पार्टी को मिले ना, चौधरी शुजात को ना हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को मिले, पार्लिमानी पार्टी को नहीं मिले। और पार्लिमानी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। इलेक्शंस जब लड़े जाते हैं, जब वोट मांगे जाते हैं, तो उधर पार्लिमानी पार्टी के झंडे नहीं लहराए जाते। उस वक्त पार्टी के झंडे होते हैं, पार्टी का मंशूर होता है, पार्टी का टिकट होता है। अब ये पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ जो आइन में लिखा है, एक तरफ तो 63A की तशरीह करते हुए इन 3 मज़हब जजों ने आइन के अंदर ये खुद डाल दिया बगैर पार्लियामेंट के 2/3 अक्सरियत के कि जो पार्टी के खिलाफ वोट होगा वो शुमार नहीं होगा। हालांकि आइन में लिखा है वो शुमार होगा, पार्टी वोट होगी, और वो वोट होगा पार्टी के खिलाफ तो तब उन अरकान को डी-सीट किया जाएगा। वो होगा तो फिर डी-सीट किया जाएगा। इन्होंने कहा नहीं, ना तो वोट शुमार होगा और ना ही वो सीट पे रह सकेंगे। यानी कि 2 सजाएं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इन 3 मज़हब जजों ने खुद से आइन लिख दिया। मगर दूसरी तरफ अब उसी ब्लंडर की वजह से आगे क्या हुआ, मैं बात पूरी कर लूँ, आगे क्या हुआ उस ब्लंडर की वजह से मैं कहता हूँ कि ये जो वोट अब काउंट नहीं हुए तो उसके ऊपर फटा पड़ गया। अब कहते नहीं जी पार्लिमानी पार्टी की, भाई पार्लिमानी पार्टी किस खेत की मूली है, वो कौन सा जो है अपना मंशूर से जीती है। पार्लिमानी पार्टी तो पार्टी के मतहत होती है, वो पार्टी की पॉलिसियों के पाबंद होती है। तो उसको आप एक बागी ग्रुप के तौर पे हर सियासी जमात के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने आइन की उस शिक की तशरीह भी करनी थी ना कि पार्लिमानी पार्टी से मुराद पार्टी होती है और पार्टी हेड होता है। पार्लिमानी पार्टी लीडर क्या होता है, वो कोई पार्टी हेड से बड़ा होता है। तो आपने उसको गैर ज़रूरी तौर पर आप पार्लिमानी पार्टी को अहमियत दी जा रही है, जिससे एक नई पोलिटिकल इंजीनियरिंग होगी। बलूचिस्तान में यही हुआ, पार्लिमानी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने जुडिशल इंजीनियरिंग, और बलूचिस्तान में यही हुआ। और सूबों के अंदर जो चंद
लोग होंगे एक पार्टी के, वो अपनी कौमी सतह की पार्टी के ख़िलाफ़ अगर बगावत कर देंगे तो उनके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो पार्लिमानी पार्टी होगी और हमारे मज़हब जजों की आइन की जो तस्वीर इसमें जो है बात ये है कि सिर्फ पार्लिमानी पार्टी का लफ्ज़ तो है, लेकिन पार्टी हेड के भी तो इख्तियारात हैं उसके अंदर कि नहीं है? जी जी क्यों रखे गए हैं वो? डी सीट के बिल्कुल ठीक है ना, वो नहीं, वो पहले शोकॉज नोटिस देगा। हो सकता है कि मैंने वैलिड रीजंस की वजह से अगर आपने अब जैसे चौधरी शुजात साहब हैं वो कंडोन कर सकते हैं, अगर ये सेवरेबिलिटी क्लॉज है ना, वो ना भेजें रेफरेंस यार, वो पार्टी को इंटैक्ट भी रखे, ठीक है, वोट दे दिया नहीं। मैं अच्छा अब थोड़ी सी सियासी बात कर रहे हैं। जी जी आप मेरा ख्याल है कि कल को ये इम्तिहान है, ये जो पीडीएम की जमातों का, चीफ जस्टिस साहब हमारे जो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब हैं वो बड़ा देखिएगा वो उनको भी शायद की दलदली हम कहते हैं, वो ना बड़े मीठे अंदाज में कि ठीक है हम देख लेंगे, ज़रा ठहर जाएं थोड़ा ठंडा तो वो जो संजरानी साहब के हवाले से लोग कहते हैं, मैं बंदयाल साहब भी बहुत उनकी जो एक मिजाज है वैसे वो बड़ा यानी एक है कि वो किसी किस्म का गुस्सा उस तरह नहीं करेंगे, बड़े पोलाइट रहेंगे और वो ये कहेंगे कि देखें मुल्क के क्या हालात बन गए हैं, इकानमी क्या हो गई है, ये वो कोशिश वो करेंगे कि फुल कोर्ट की तरफ ना जज दा कम होता है, लेकिन वो इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अच्छा आप थोड़ा सा ना सियासी बात कर लें एंड पे। वो सियासी बात ये है कि अगर सियासी मतलब मैं होर वाले नाल कह रहे हैं सियासी, आपको याद है कि मैंने सुना था, मैंने खबर पढ़ी थी कहीं पे कि वो चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, सिटिंग जजा ने करती थी इंडिया में 4 जजेस हैं। हाँ जी, ये बेंचेस के कॉन्स्टिट्यूशन और ये पाकिस्तान दे इलेक्शन रिप्ले हो सकता है, ये हो चुका है ऑलरेडी हो चुका है और जजेस ने फैसला दिया है और उन्होंने कहा है कि बेंच बनाने का अख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है और सुओ मोटो लेने का भी अख्तियार है। देखो ना वो उन्होंने अपनी लिमिट्स में नहीं उन्होंने ऑर्डर लिखा है, लेटर्स भी लिखे हैं, 2-3 जजेस ने ये ऑन द रिकॉर्ड ये इख्तिलाफ कर चुके हैं। अब अगर उमरता बंदयाल साहब ये चाहते हैं कि वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो ये तो कल उनकी नीयत पता चल जाएगी। कल उमरता बंदयाल साहब का जो भी फैसला होगा उसका यकीनन कहीं ना कहीं से रद्द-ए-अमल सख्त आएगा। सियासी जमातें अपना रद्द-ए-अमल पेश करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि उसका रद्द-ए-अमल अदलिया के अंदर से भी आ सकता है। और अदलिया का देखें वही वो जो है ना रद्द-ए-अमल, वो मोहूम सा लाइट सा, मतलब विद इन द लिमिट्स, मतलब देखो जज ने हियाई करनी होती ना, जज के पास हियाई होती है, शराफत की जुबान अगर कोई ना समझे तो फिर क्या ना करें? समझे तो फिर तो उन्होंने मेरा कपड़े फाड़ के चाहिए मेरा की हो रहा है भाई कि लगता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ है। देखें ये ठीक है कि दबाव के अंदर अदलिया को फैसले नहीं करने चाहिए, हाँ ठीक है ना, लेकिन फिर डिमांड को इग्नोर भी नहीं करना नहीं करना चाहिए। ठीक है, मसला ये नहीं है, ये मसला एजाजुल एहसन साहब का, मुनीब अख्तर साहब का या उमरता बंदयाल साहब के ना तो परसेप्शन का है ना ही उनकी ज़ात का है, हाँ। ये एक कौमी मामला है, ठीक है ना, इस पे इनको अपनी ज़ातों की नफ़ी करनी होगी और लार्जर उसके ऊपर है, ठीक है ना। ये देखिए सिर्फ पनामा कुछ जजेस नहीं है हैं जिन्होंने एक सियासी जमात की क़यादत को एलिमिनेट किया है, हाँ। और अपने फैसलों से। हाँ। अब देखें उनकी परसेप्शन है, वो समझते हैं कि दे आर एंटी, और ये ट्रैवल कर गई है। अब देखें अब perception मेरा ख्याल है कि travel कर ये गई चीफ जस्टिस को भी चाहिए कि उनको ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, उनको बार बार इनके। अब मैं बताऊं कि बंदयाल साहब के टाइम पे 14 इंपॉर्टेंट केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में, 14 के 14 में जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को बिठाया, 14 के 14 केसेस में हमने विद फैक्ट्स बताए। मोर और लेस जो है ना 10-12 में जो है ना वो मुनीब अख्तर साहब भी साथ वो तकरीबन वो थे। अब देखें ये जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में एक और सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार जिस दिन रिटायर हो रहे थे उस दिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन 1 जो मल्टी स्टोरी कम्प्लेक्स नहीं है शारा दस्तूर पे, उसका केस लगाया, उसको रेगुलराइज किया और उस बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे, जो उस कॉन्स्टिट्यूशन 1 के बनाने वाले जो ठेकेदार कंपनियां थी, बल्कि वो CDA के वो लीगल एडवाइज़र उस प्राइवेट कंपनी के लीगल एडवाइज़र रहे हैं और CDA से उन्होंने इरेगुलर काम करवाने में रोल प्ले किया। उनके दस्तखत मौजूद हैं लीगल एडवाइस पे और वो बतौर जज बिस्मिल्लाह कंस्ट्रक्शन उन पे एतराज़ भी किया CDA के वकील ने। जान साहब पनामा के अंदर पनामा के अंदर अजमत सईद शेख साहब प्रोसिक्यूटर थे यार नीचे इसी केस के अंदर, और बैठ के उन्होंने सारा केस सुना। तो ये गलत जब आप काम करेंगे तो लोग एडवाइजर है। और तो अगर कल
याद है वो सीडीए वाले ने जहाँ पे लीगल एडवाइजर का इनका वो था, उसका सभा पाड़ के उन्होंने कल अब लाहौर में जैसे सैयद मंसूर अली शाह भी मौजूद थे, उनको भी बेंच पे बिठा देते, ये परसेप्शन। अब नैब लॉ में आपने यही किया ना, लेकिन उसका मसला ये हुआ कि चीफ जस्टिस साहब और एजाज साहब चाहते थे कि नायब लॉ की जो अमेंडमेंट एक्ट बना है इसको सस्पेंड कर दें या इसको इंटरलिंक कर दें सब्जेक्ट, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने मुखालफत की। उसका प्रॉब्लम हुआ 20 मिनट जो है बहस चलती रही जजेस के दरमियान, आखिर में वो नहीं हुई, सस्पेंड नहीं कर सके। तो प्रॉब्लम जो लाइक माइंडेड का आता है ना, वो फिर यही है कि ये ठीक है कि जब आप कोई दूसरी माइंड सेट का जज जब बैठेगा तो आपको मुश्किल होती है। साहब अब जो भी बहरान इस मुल्क में होगा, मैं समझता हूँ और कोई इसका जिम्मेदार नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चंद जजेस होंगे और 3 जजेस टू बी मोर प्रिसाइज। अगर इनके फैसलों के ऊपर आगे मुल्क का मुस्तकबिल बनना है और बिगड़ना है, ये यहाँ पे बैठ के लेक्चर देते हैं कि सियासतदान ये ना करें वो ना करें, असल में ये सब कुछ खुद कर रहे हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि पार्लियामेंट खड़ी हो और जो है ना पास करे रेजोल्यूशन, नहीं सेशन के रेजोल्यूशन पास करे यार, कंडेम करे जुडिशरी के इस एक्ट को जो है, बिल्कुल करना चाहिए, देखी जाएगी। मेरा ख्याल है। दूसरी एक और बात बताऊँ, एक और बात भी है, ठीक है ना, कुछ जज ऐसे अच्छा, जब ये स्पीकर रूलिंग की जजमेंट आई तो इमरान साहब इतना गुस्सा कर गया कि उन्होंने कहा कि जस्टिस काजी फैसल का रेफरेंस ये मिस्टेक थी और हमें मुझसे करवाया गया, और इतना गुस्सा कि जी फुल कोर्ट बना। लेकिन अब क्योंकि ये जजेस जो हैं उनको काफ़ी, अब अगर आप 50 केसेस देखें 4 सालों में तो तकरीबन 47 केसेस इनके हक में आए हैं इमरान खान साहब के, तो मेरा ख्याल है कि वो तो चलेंगे इनके साथ। मतलब जुडिशरी सिर्फ इमरान खान साहब ने फैला देने वास्ते बैठी है, सिंपल इज दैट। तो कल अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, ये अदालत इंसाफ से ज्यादा तहरीक इंसाफ लग रही है। कल ये हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानी की मतलब है कि यार ये भी जो 25 मई पे वो जो हुआ था लॉन्ग मार्च वाला, ठीक है ना, उसके बाद फिर जब इमरान खान साहब आ गए थे डी चौक के अंदर, अगले दिन जो है ना 3 जजा ने उन्होंने क्या वो है कि हो गया दौड़ के जड़ा के उमर ताबन दयाल साहब बुला के 5 जज हो गए, और फिर 5 जज बने और उस पे पीटीआई के वकील सामने बैठे हुए थे, दे वर ऑन फॉल्ट, कमिटमेंट थी कोर्ट में। अब इस वक्त और चीफ जस्टिस कहते हैं कि इमरान खान को ऑर्डर सही तरह से पहुंचा नहीं होगा। इस वक्त पीटीआई की तकरीबन 6 पिटीशन पेंडिंग। अब इजाजुल एहसन नैब लॉ अमेंडमेंट पे डोंट वरी डिलिमिटेशन, देखिए 6 केसेस पीटीआई के पड़े हैं जिसमें 4 इमरान खान पिटीशनर हैं। नैब लॉ की अमेंडमेंट, ओवरसीज पाकिस्तानी की वोट देने के हवाले से जो लेजिस्लेशन हुई वो डिलिमिटेशन की चैलेंज किया गया, वो इसके अलावा जो कंटेम्प्ट मैटर है कि जी 25 मई को जो किया गया कि जी हमें दोबारा जो है वो पीसफुल लॉन्ग मार्च की इजाज़त दीजिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसके अलावा ये आप अगर देखिए डिप्टी स्पीकर वाला मामला, 5 बड़े केस, और उसमें वही एक ही माइंड सेट के जजेस जब वही केसेस सुनेंगे तो फिर मेरे ख्याल में अब जो भी एहतजाज होना चाहिए पीडीएम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के बाहर होना चाहिए, और कोई अगर तहरीके इंसाफ के जलसे का वेन्यू चेंज हो जाता बस। अच्छा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कल पाकिस्तान की ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, पॉलिटिकल पार्टियां, अगर ये जस्टिफाइड होंगी हर तरह का एहतजाज करने के लिए, बिल्कुल जस्टिफाइड होंगी, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि 63A के अंदर जो उन्होंने रूलिंग दिया उसको, जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुई है उसको ख़त्म करें, क्योंकि वही बुनियादी वो कहने ना कि सारे जड़ फसाद की जड़ वो 63A का फैसला हो, फुल कोर्ट करे, उसके बाद फिर कोई फिर किन्ने डिफेक्ट किन्ने नहीं किया। तो चलें जी, ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को रोज़ाना की बुनियादों पर कई सालों से कवर कर रहे हैं, और इन्होंने बड़े सारे नशीब फराज देखे हैं, बड़ी तहरीकें देखी हैं, अदलिया की आज़ादी से लेकर सजाद अली शाह वाला मामला, सारा कुछ। तो जो हालात पाकिस्तान की जुडिशरी के अब नज़र आ रहे हैं, शायद इस लेवल पे मामला कभी भी नीचे नहीं गए। तो कल देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी, इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 कॉज लिस्टें भी लगी हुई हैं कि 2 सुप्रीम कोर्टें बन गई। नहीं, मैं सियासी वाले से बात कर रहा हूँ, तो इस पर कल फिर देखते हैं कल क्या होता है। फिल वक्त इजाज़त दें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।